नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत करें। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई श्रद्धा और आफताब के दोस्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। साकेत कोर्ट में दो दोस्तों के बयान दर्ज हुए। दोस्तों ने बताया श्रद्धा को पीटता था आफताब, हत्या की धमकी देता था आफताब। तो दोस्तों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आफताब हत्या की धमकी देता था, श्रद्धा के साथ मार पिटाई करता था। तो दो दोस्तों के बयान दर्ज किए गए हैं साकेत कोर्ट में। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई दोस्त पहले भी सामने आए, उन्होंने भी ये जानकारी दी किस तरह से मार पिटाई करता था, बेरहमी से पीटता था आफताब श्रद्धा को। परिवार वालों के भी पहले बयान दर्ज हुए और अब श्रद्धा और आफताब के दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साकेत कोर्ट में दो दोस्तों के बयान दर्ज हुए हैं। दोस्तों ने जानकारी दी है श्रद्धा को पीटता था आफताब, हत्या की धमकी भी देता था आफताब। और श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब का कल पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी हो सकता है। कल भी आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, लेकिन जांच टीम आफताब के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आरोपी आफताब से सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस आज भी कर सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट। कल आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। तो लंबा चल सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। कई सेशंस में ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। कई सवाल जवाब पहले किए जा चुके हैं, लेकिन उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है टीम। और कल भी हुआ था पॉलीग्राफ टेस्ट और हो सकता है कि आज भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। और सेशंस कितने होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद फिर नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला की रिपोर्ट। श्रद्धा हत्याकांड में लगातार पुलिस आरोपी आफताब से पूछताछ कर रही है। कल आरोपी आफताब का एफएसएल में लाकर के जांच किया गया था, जहां पे पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। पॉलीग्राफी टेस्ट में करीब 9 घंटे ये पूरी पूछताछ चली है और इस पूछताछ में जो जवाब आफताब की तरफ से दिया गया है उससे कहीं ना कहीं जो जांच की टीम है वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सकता है। कुछ ही देर बाद आफताब को यहाँ लाया जाएगा और उसका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू किया जाएगा, जिसके बाद आफताब की कल कोर्ट में पेशी होगी और नार्को टेस्ट किस दिन किया जाएगा ये आगे तय किया जाएगा। लेकिन इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां सभी सबूत इकट्ठा कर रही हैं, जिससे आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन मोहित के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24 दिल्ली। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। कन्हैया शुक्ला, आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसके बारे में क्या जानकारी है? ऐसे कौन से सवाल हैं जो आज के सेशन में पूछे जाएंगे आफताब से? देखिए मीमांसा, आपको बता दें कि इसमें जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, एफएसएल की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। कल जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, लगभग करीब 9 घंटे का वो टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में कई ऐसे सवाल किए गए थे जिसमें आरोपी आफताब असहज हुआ था और बताया जा रहा है कि वो कई सवालों पर उसने जवाब नहीं दिया। मैक्सिमम जो सवाल उससे पूछे गए उसमें या तो यस और नो में जवाब दिया, कुछ जो बातें हैं वो अंग्रेजी में बोल रहा था और एक लाइन के जवाब दे रहा था, जिससे जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जो उनको सबूत चाहिए होते हैं, जो उनको बयान चाहिए होता है और जिस दिशा में उनको जांच करनी है उसके बारे में वो अभी संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज फिर से पॉलीग्राफी का टेस्ट हो सकता है और ये जांच अभी लंबी होगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कल जब पॉलीग्राफी टेस्ट में कुछ ऐसे सवाल जब किए गए थे तो देखा गया था कि जो आरोपी आफताब है वो काफ़ी असहज मुद्रा में है और कई बार जो सवालों के जवाब वो घुमाने का प्रयास कर रहा था और साथ ही साथ उसको कई सवालों में छींकें आई हैं। तो जो पॉलीग्राफी टेस्ट का एक रूल होता है कि अगर जो जिससे भी पूछताछ हो रही होती है, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा होता है, वो फिजिकल रूप से पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। उसको किसी तरह से छींक, सर्द या जुकाम या बुखार इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो फिर जवाब है वो काउंट नहीं किया जाता है। तो जो कल सवाल किए गए थे जिसपे पॉलीग्राफ टेस्ट में जिसमें आफताब को छींकें आई थी, वो अनफिट माना गया है सवाल, उसका जवाब जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से आज फिर से एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और उन सवालों को फिर से अंडरलाइन किया गया था, उन सवालों को फिर से आज दोहराया जाएगा और इसके आधार पर जो बयान
आरोपी देगा उसके आधार पर जो जांच टीम है, जो एफएसएल की टीम है, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। इसके बाद जो पुलिस है उसी दिशा में काम करेगी। लेकिन आज थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद आरोपी आफ्ताब को यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि आरोपी आफ्ताब का जो रिमांड है वो भी खत्म हो जाएगा और कल उसे कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। आने वाले दिनों में किस तरीके से जांच करनी है, नार्को टेस्ट कैसे कराना है, ये पुलिस आने वाले दिनों में तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसियां हैं बहुत ही फूक करके कदम रख रही हैं। यहाँ पर आज ये भी देखा गया है कि जो श्रद्धा है, उनके जो दो दोस्त हैं, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज किया है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे नए नए हो रहे हैं। लोग जो श्रद्धा और आफ्ताब के कॉमन फ्रेंड्स थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनकी बातें हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर के जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में आफ्ताब और श्रद्धा गए हैं, वहाँ से जो सबूत इकट्ठा हो सकते हैं वो सबूत इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी जो आफ्ताब के निशानदेही पे उसके फ्लैट से 5 बड़े चाकू भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन चाकुओं का इस्तेमाल श्रद्धा के शव को काटने में किया गया था। तो ये सारी जांच के जो बिंदु हैं वो पूरी तरीके से इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि आरोपी बहुत ही शातिर है और जिस तरीके से एफएसएल में कल जांच की गई थी, उसने बहुत ही शातिराना अंदाज में इन सब चीज़ों का जवाब दिया है। कई बार वो असहज देखा गया है, लेकिन कोशिश उसने ये की है कि उसके जो शरीर में कोई हरकत ना होने पाए, जो पॉलीग्राफी टेस्ट में बहुत जरूरी होता है उस चीज़ को नापना। तो वैज्ञानिक परीक्षण में भी एक झूठ बोलना और अपने आप को बहुत ही कंफर्ट फील कराना, इस तरीके की भी उसने कोशिश की थी। तो निश्चित रूप से पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सचेत है। जो एफएसएल की जो टीम है, जो जांच की जो टीम है, वो पूरी तरीके से सचेत है और आने वाले कुछ ही समय के बाद यहाँ पर फिर से एक बार जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज भी जांच जो है काफ़ी लंबी हो सकती है और इसके बाद जो बयान आरोपी आफ्ताब की तरफ से मिलेगा उसी दिशा में पुलिस काम करेगी। मीमांसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए कन्हैया आपका। और वैसे जो टेस्ट होता है ये एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन इससे बहुत अहम लीड्स मिलते हैं और जो जांच टीम है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा पाती है और वही करने की कोशिश इस टेस्ट के जरिए की जा रही है। और आफ्ताब से लगातार कई सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ताकि अगर वो गुमराह करने की कोशिश करे जांच को तो फिर उसे सुनिश्चित किया जाए और ये सवाल फिर से उससे पूछा जाए और सही जानकारी जुटाई जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट से ये जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं राणा कपूर। तो दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है। येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं राणा कपूर। तो दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जो उनके खिलाफ चल रहा है, उसी के आरोपी हैं राणा कपूर और जमानत अब मिल गई है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं राणा कपूर जो कि येस बैंक के संस्थापक हैं और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। और अब उत्तर प्रदेश से खबर, 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू। योगी सरकार ने लागू की पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को मंजूरी मिल गई है। यूपी में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो ये बैठक चल रही थी जिसमें 18 प्रस्तावों पर ये मुहर लगी है और 7 महानगर हैं कुल मिलाकर यूपी के जहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। योगी सरकार ने लागू की है ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को मंजूरी मिल गई है। तो अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो 3 और शहर हैं जहां पर अब ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कुल मिलाकर ये 7 शहर हैं जहां पर लागू है कमिश्नरेट प्रणाली। और एहतेशाम सिद्दीकी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या डिटेल्स हैं एहतेशाम?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में पहले दो चरण में दो कमिश्नरेट का गठन किया था। अब वो कैबिनेट में 3 और शहरों को शामिल कर रही है, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है, ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट होने से वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। साथ ही प्रयागराज में हाई कोर्ट है, उसको उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ वो गाजियाबाद की बात की जा रही, क्योंकि नोएडा जब पुलिस कमिश्नरेट हो गया है तो गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नरेट में शामिल होने से जो कानून व्यवस्था है, जो एनसीआर का इलाका है, उसमें काफी फायदा होगा। और साथ ही आगरा को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आगरा पर्यटक की दृष्टि से विश्व पटल पे आता है। तो ऐसे में जो दिल्ली का इलाका आता है, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा, वो 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहतर होगा। जो जिस तरह से बदमाश है, जिस तरह से चैन स्नैकिंग है, जिस तरह से माफिया है, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन जो प्रयागराज की बात की जा रही, प्रयागराज को इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्वरूप पर वो कुंभ के लिए दर्ज है और वहां पे कुंभ होना है। और दूसरी तरफ वहां पे बार बार समस्याएं होती है, ट्रैफिक समस्याएं, लॉ एंड ऑर्डर की, वहां पे हाई कोर्ट है, तो उस प्रयागराज को भी शामिल किया गया। तो कैबिनेट में प्रस्ताव लागू होने के बाद इस पे आगे का अमली जामा पहनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट की संख्या 4 से बढ़कर 7 तो हो कानून जाएगी। व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। योगी की कैबिनेट की ये बैठक जिसमें ये फैसला लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। गोलीबारी मामले में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मृतक इब्राहिम के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। 20 लाख रुपए के मुआवजे के बाद ये पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपा गया है इब्राहिम का शव। तो मृतक इब्राहिम के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। 20 लाख के मुआवजे के बाद ये पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को सौंपा गया है इब्राहिम का शव। तो ये फायरिंग हुई और उसके बाद अब तनाव पसरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीरें और वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। जो मोबाइल इंटरनेट सेवा है उसको भी 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है एहतियातन तौर पर। तो आप देख रहे हैं काफी तनावपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में। एक युवक की मौत के बाद आप देख रहे हैं हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण और वहां पर अब अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में कल जिस तरह से एक गोलीकांड हुआ, गोलीकांड में इब्राहिम नामक युवक की मौत हो गई और उसका साथी जो टोनी घायल हो गया। अभी हम खड़े हुए हैं कपड़ा नगरी में, उसी घटना स्थल पर जहां पर गोलीबारी हुई थी। मैं कहूँगा मेरे कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से, जिस तरह ये वो गोली के निशान हैं जहां पर गोली चली थी और पुलिस ने इसको जिस तरह से वाइट लाइन से लाइन अप किया है, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर पहली बार गोली चली थी। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में मुश्किल से 10 से 20 कदम के बीच में आप सकते हो ऐसा एक जगह थी जहां पे एक बार फिर गोली चली थी। मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाए, यहां पर एक और गोली का निशान है, यहां पर भी गोली चली थी और यहां पर जो इब्राहिम है उसके गोली लगी थी और गोली लगने के बाद में वो करीब अचेत हो गया था। एक और यहाँ से कुछ चंद दूरी के ऊपर एक और घटना जगह है जहाँ पर गोली चली थी। इस गोलीबारी में इब्राहिम की मौत हो गई, जबकि टोनी जो उसका साथी है वो घायल हो गया। करीब देर रात तक इस बात को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर जो भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय है वहाँ पर गहमागहमी रही। प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में देर रात को समझौता हुआ। करीब 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात पर समझौता हुआ और बच्चे को फ्री एजुकेशन की बात पर समझौता हुआ। साथ ही परिवार में से किसी एक व्यक्ति। तो आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। लचित बरफुकान का जयंती समापन समारोह है आज। पीएम मोदी आज समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये समारोह होगा। साल भर से चल रहा था लचित जयंती कार्यक्रम, असम सरकार कर रही है समारोह का आयोजन। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शिरकत करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उनके साथ हेमंत बिस्व शर्मा को आप देख रहे हैं। जयंती के समापन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना संबोधन देंगे और उससे पहले उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने। और वहां पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो
कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए और इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से उनका योगदान रहा, लचित बरफुकन का किस तरह से योगदान रहा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में तमाम उसकी पृष्ठभूमि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन नायकों को याद करते हैं जिनका देश की एकता, अखंडता और देश के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान होता है। और हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे बढ़िया कैडेट को भी एक मेडल दिया जाता है और मेडल का नाम लचित बरफुकन मेडल है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सम्मान और श्रद्धांजलि उस महान नायक को, अहोम सेनापति लचित बरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है और उनके योगदान के प्रति पूरे देश को, नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितना प्रेरणास्पद उनका जीवन रहा, कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा देश की एकता में, अखंडता में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान और उसे ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का जायजा लिया और वो दृश्य हम दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए उस प्रदर्शनी का। तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन। आप देख रहे हैं प्रदर्शनी का जायजा इस वक्त ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर पूरे साल से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों का समापन समारोह है। इस समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। तो विज्ञान भवन में ये समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। असम सरकार ये आयोजन करवा रही है। आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हें समझा भी रहे हैं और अब कुछ ही देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली के विज्ञान भवन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर इस समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये लचित बरफुकन का जयंती समापन समारोह और उसी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में ये समारोह हो रहा है। साल भर से लचित जयंती कार्यक्रम असम सरकार करवा रही है। समारोह का आयोजन अब विज्ञान भवन में हो रहा है। यह समापन समारोह है। जनरल लचित बरफुकन जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी, उसी मौके पर यह 400वीं जयंती के मौके पर यह समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। और कौन है लचित बरफुकन, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जिस तरह से उन्होंने लोहा लिया मुगल साम्राज्य के खिलाफ और जमकर उन्होंने ये लड़ाई आगे बढ़ाई। 1930 से असम में लचित दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारतीय सेना ने लचित गोल्ड मेडल की शुरुआत की। उन्हीं के नाम पर हर साल एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को मिलता है लचित गोल्ड मेडल। चौबीस नवंबर 1622 को लचित बरफुकन का जन्म हुआ। अहोम साम्राज्य के वीर योद्धा वो रहे हैं और पिता मोमाई तमुली बरबरुआ अहोम सेना के मुख्य सेनापति। 1671 में सराय घाट में औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। और अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र पर बीजेपी की विशेष नजर है। बीजेपी ने इस इलाके से ज्यादा सीटें जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी इस क्षेत्र की कुल 54 सीटों में से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में करने की रणनीति पर काम कर रही है।
तो क्या है बीजेपी की रणनीति, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सौराष्ट्र को साधने में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी का जलवा, कच्छ बनेगा अभेद्य किला। बीजेपी का प्लान, सौराष्ट्र कच्छ में खिलाएंगे कमल। गुजरात विधानसभा चुनाव में केसरिया परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने नेताओं की फौज उतार दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इस समय सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में है। સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય, મને ખાતરી છે કે ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે। और इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र और कच्छ पर खास ध्यान दे रहे हैं। 19 से 21 नवंबर के बीच पीएम मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर भी गए, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर वोटरों को साधा। કાશીના દરબારમાં હતો અને આજે સોમનાથના ચરણોમાં છે। सौराष्ट्र में पीएम मोदी ने दहाड़ लगाई। पीएम मोदी ने 20 नवंबर को एक लगातार 4 रैलियां की। મને ખાતરી છે કે ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે। और कच्छ इलाके में बीजेपी की उम्मीदें अधूरी रह गई थी, इसीलिए इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। सौराष्ट्र कच्छ में 54 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। ગુજરાત અને ભાજપનો સંબંધ બહુ અતૂટ, એમાંય બોટાદનો તો અમારો જનસંઘના જમાનાથી સંબંધ ભાઈ, અને જે બોટાદે અમને પારખ્યા એના પછી તો મને આવતા આવતા વચ્ચે 3 પેઢી નીકળી ગઈ, પણ બોટાદે ક્યારેય સાથ છોડ્યો નહીં, આ પંથકે સાથ છોડ્યો નહીં। लेकिन बीजेपी इस बार 4 गुना ताकत के साथ मैदान में है। 2017 से ही सौराष्ट्र इलाके को साधने को लेकर काम करती रही है। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से आए विधायक बीजेपी से चुनाव लड़े और जीते भी, जिसके बाद बीजेपी की ताकत और बढ़ गई। આ વિશાળ જનસભા જ બતાવે છે કે ગુજરાતના લોકોએ આ વખતે જૂના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભાજપને જીતાડવાનું નક્કી કર્યું। सौराष्ट्र इलाके में राजकोट आता है, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 2017 में बीजेपी की उम्मीदें यहां भी परवान नहीं चढ़ पाईं, मगर इस बार बीजेपी फुल एक्शन में है। बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटा दिया, मैदान में 6 नए चेहरे को उतारा है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी टिकट नहीं दिया गया। 2017 में पार्टी ने 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस बार गुजरात में बम्पर जीत की प्लानिंग की है। पीएम मोदी और अमित शाह भी दावा कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी। साफ है कि पार्टी हर क्षेत्र में झंडा बुलंद करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।